सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 1 दर्जन से ज्यादा जजों और पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को एक साथ ठेंगा दिखा रहा है भाजपा का एक विधायक। एक मुश्त चीफ जस्टिस समेत पूरे सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को अपने बूटों के नीचे रौंद रहा है भाजपा का एक विधायक। नेहरू, पटेल, अंबेडकर समेत तमाम महानुभावों के सपनों के संविधान पर सरेआम थूक रहा है भाजपा का एक विधायक। देश भर की पुलिस व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है भाजपा का एक विधायक। भारत, इसके लोकतंत्र और शांत समाज से प्रेम करने वाले करोड़ों भारतीयों को एक साथ ललकार रहा है भाजपा का एक विधायक। मगर अफसोस, हर तरफ शांति है, सन्नाटा है। यह मामला बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, हद से ज्यादा गंभीर है। इसीलिए आज इस पर गंभीर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए। और हो सकता है कल्पना करने में डर महसूस हो, मगर फिर भी कल्पना करिएगा कि हम किस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी अभी बल्कि बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसकी खुशी लोग महसूस भी नहीं कर पाए थे कि भाजपा ने उसी पर फिर से गम की चादर उड़ा दी है। जी हां, जैसा काम बिल्किस के बलात्कारियों और परिवार के हत्यारों के साथ गुजरात में हुआ था, रिहा होने के बाद उन्हें फूलमाला पहनाया गया था, वैसा ही कारनामा भाजपा ने रामराज में कर दिया है, जिसे देखकर आप चौंकेंगे तो नहीं, क्योंकि आदत हो चुकी है, लेकिन हां, शर्म से डूब जरूर जाएंगे। विकसित भारत यात्रा पर आम जनता किस तरह से ग्रहण लगा रही है, उस पर भी बात करेंगे। जरा सी बात ईडी नाम की जांच एजेंसी पर भी होगी। और अंत में बात करेंगे इनकी, पहचानते तो आप हैं। इनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है और वो इतना खतरनाक है कि यदि आज इनके मालिक देख लें तो फिर से इन्हें तिहाड़ यात्रा पर जाना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, तारीख देखकर छूट मिल सकती है। तो 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाले इस महान वैज्ञानिक का कौन सा नया कारनामा वायरल हो रहा है, उस पर भी अच्छे से बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके टन से घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के झूठ और जहर से बचाने के लिए जरूरी है कि आपका अपना चैनल मजबूत हो, आपकी आवाज मजबूत हो। वीडियो को लाइक करने, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। ये काम वीडियो की शुरुआत में ही कर लिया करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए, शेयर किया करिए। एक और बात, वीडियो को पूरा देखा करें। ये वो रास्ते हैं जिनसे आपका ये चैनल मजबूत होता है। इसके अलावा यदि और कुछ कर सकें, आर्थिक सहायता कर सकें, तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत भी कर सकते हैं। और बातचीत शुरू करने से पहले अभी बता देता हूं, दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़कर धैर्य के साथ देखते जाइए, क्योंकि जल्दबाजी में 15 लाख का वादा भी जुमला साबित हो जाता है। 29 नवंबर 2023 को हेट स्पीच के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों पर नियंत्रण के लिए देश भर में एक प्रशासनिक तंत्र बनाने की बात कही थी। 2018 में तहसीन पुलावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों तथा संघ राज्यों को हेट स्पीच को रोकने तथा अपराध दर्ज करने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। 11 अक्टूबर 2022 को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकारों की तरफ से हेट स्पीच को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे माहौल खराब हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा कि धर्म संसद में नफरती भाषणों पर क्या कार्रवाई हुई। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि राज्य हेट स्पीच के खिलाफ स्वयं संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, इंतजार न करे, बाट न जो है कि कोई आएगा मुकदमा दर्ज कराएगा तब कार्रवाई करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केवल यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड की सरकारों के लिए दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित किया गया है, इसीलिए तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों, चीफ जस्टिस की बातों, उनके निर्देशों और आदेशों को सुन लीजिए, ताकि पता चल जाए कि उनकी पगड़ी कहां पर है। और इसके बाद बताएंगे कि कैसे उस पगड़ी को कोई अपने बूटों के नीचे रौंद रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा का, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चहेता विधायक है। अब यदि नफरती भाषण और बयानबाजी की बात हो ही रही है, तो गोदी मीडिया के लपट झंडिसों को कैसे छोड़ सकते हैं? बुरा मान जाएंगे बेचारे। तो उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या क्या कहा, वो भी जान लीजिए। 22 सितंबर 2022 को जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हरिकेश राय की पीठ ने यह कहा था कि टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नफरती भाषण देखने को मिलते हैं। इन मामलों में इंग्लैंड के टीवी चैनल पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसा कोई नियामक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंकरों को यह जानना जरूरी है कि अगर आप गलत करेंगे तो उसे आपको भुगतना पड़ेगा। नफरती भाषणों से टीआरपी बढ़ती है, मुनाफा होता है, लेकिन ऐसा करने वालों को कठोर दंड भी मिलना चाहिए। यहां आपको याद दिला दें, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन ने 2008 में 1 लाख रुपए जुर्माना तय किया था। ऐसे मामलों के लिए जाना चाहिए कि ऐसी चीजों से अर्जित लाभ कितना है, यानी टीवी चैनल वाले जिस हिसाब से कमाते हैं उसी हिसाब से जुर्माना होना चाहिए। ये 1 लाख वाला मामला बहुत कम है। इतना ही नहीं, टीवी एंकरों
एंकरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ और जस्टिस बी नागरत्ना ने टीवी चैनलों के लोगों के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया था और चिंता जताई थी कि लाइव डिबेट के दौरान जिस तरीके से टीवी एंकर भेदभाव करते हैं, जिसे प्रमोट करना होता है खुलकर उसका साथ देते हैं और जिसकी आवाज दबानी होती है उसका माइक म्यूट कर दिया जाता है। ऐसे मामलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे एंकरों को ऑफ एयर करना चाहिए, यानी स्टूडियो से निकालकर फेंक देना चाहिए और चैनलों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 6 अगस्त 2022 को एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि दूसरों की राय को स्वीकार करने और सहिष्णु होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के नफरती भाषणों को स्वीकार कर लें। 2 दिसंबर 2023 के एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने नफरती भाषणों को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बताया था। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार, नफरत फैलाने वाला भाषण अभिव्यक्ति की आजादी के लिए चुनौती है। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या इस प्रकार के भाषण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संविधान द्वारा संरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों और कई चीफ जस्टिस की जबान से निकली हुई ये सारी बातें आपने सुन ली, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये बातें हैं भी अच्छी, जरूर अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन ये बातें असल में तब अच्छी होती जब इनको सम्मान मिलता। हमारे देश की अदालतों से निकलने वाली हिदायतों को आपने सुन लिया, अब जमीन पर उसकी हकीकत देखिए। यह है भाजपा विधायक टी राजा सिंह। पूर्व में बीजेपी ने इस व्यक्ति को पैगंबर मोहब्बत के बारे में गलत बयानी के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि लोग कहते हैं कि निलंबन खाली कागज पर था, हकीकत में नहीं। बहरहाल अब वो निलंबन कागज में भी नहीं रहा। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने फिर से इस व्यक्ति को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल किया बल्कि टिकट देकर फिर से विधायक भी बना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों और खुद सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए, उनकी पगड़ी पर अपने गंदे जूतों से दाग लगाते हुए, देश भर की पुलिस व्यवस्था और संविधान को ललकारते हुए ये आदमी आए दिन नफरती बयानबाजी करता है। मस्जिदों के सामने सरेआम खड़े होकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देता है। इतनी भयावह और नफरती बातें करता है जिसका 1% भी हम यहां बोल नहीं सकते, आपको सुना नहीं सकते। किसी मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कई महीने पहले ही इस भाजपा विधायक पर 75 के आसपास मामले दर्ज थे और हाल फिलहाल में इस व्यक्ति ने एक और नफरती भाषण दिया है जिसे लेकर 2 और मामले दर्ज हुए हैं। इस बार भाजपा के 2 विधायक इस मामले में शामिल हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये मामले दर्ज होकर फाइलों में ही दब क्यों जाते हैं। एक व्यक्ति सरेआम पूरे देश में जहर बो रहा है जो देश की 140 करोड़ की आबादी के लिए खुलेआम खतरा पैदा कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। किसी बहुत बड़े आदमी ने भरोसा दे रखा है कि मैं हूं तो मुमकिन है, तुम जितना जहर उगल सकते हो उगलते रहो। सुप्रीम कोर्ट के जजों, देश के संविधान और पुलिस प्रशासन की चिंता बिल्कुल मत करना। नो टेंशन, मैं हूं तो मुमकिन है। तुम्हें हर एक संकट से, हर एक कानूनी शिकंजे से बचाता रहूंगा। तुम नफरत के बीज बोते रहो, मैं राजनीति की फसल काटता रहूंगा। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि आपने सिर्फ सरकारों और प्रशासन से सवाल किया तो एक और बेहद जिम्मेदार छूट जाएगा। टी राजा सिंह नाम का यह व्यक्ति फिर से विधायक चुना गया है और चुनने वाली है एक क्षेत्र विशेष की जनता। हालांकि उस क्षेत्र विशेष की जनता को ही सिर्फ निशाना बनाना या उन्हीं से सवाल करना ठीक नहीं होगा। पूरे देश में एक बड़ी आबादी आजकल उसी मूड में दिख रही है। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को वोट करने वाले ऐसे लोगों के भाषणों को नहीं सुनते होंगे या फिर भाषणों को सुनकर ही लोगों ने इस तरह के नफरतियों को वोट देना शुरू किया है। वैसे इनके क्षेत्र की जनता को अपने नागरिक मुद्दों को भुला देना चाहिए और फिर वो उन मुद्दों को याद ना करें, इसीलिए तो तरह तरह से जहर बांटा जा रहा है। एक बार फिर से टी राजा पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन आप सभी को पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए कि इस व्यक्ति पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी। ये ऐसे ही जहर की उल्टियां करता रहेगा। संविधान की व्याख्या करने वाला सुप्रीम कोर्ट और उसके तमाम जज ऐसे ही बोलते रहेंगे और वोटों की फसल काटने वाले फसल काटते रहेंगे। बस इसका परिणाम यह निकलेगा कि कहीं कोई नासिर जुनैद जिंदा जला दिया जाएगा, कहीं कोई अल्पसंख्यक गाय के नाम पर निपटा दिया जाएगा और कहीं दलितों को पीटा जाएगा इसी आधार पर, और कहीं कोई सुबोध सिंह भी उसी गाय के नाम पर मार दिया जाएगा। जी हां, तथाकथित रामराज्य में 2018 का बुलंदशहर वाला मामला तो आपको याद ही होगा, जिस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत हुई थी। हालांकि इसमें कुछ और लोगों की जान चली गई थी। अब खबर आई है कि 2018 में हुई हिंसा के मामले में आरोपी सचिन अहलावत को बुलंदशहर में पार्टी का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब कौन सी पार्टी है जो ऐसे लोगों को बड़ी शान से सम्मानित करती है, यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी अभी बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करने का मामला सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ। लोगों ने जरा सी उम्मीद जगी कि तुरंत ही खबर सामने आ गई कि हिंसा के एक और आरोपी को भाजपा ने सम्मानित किया और अपनी पार्टी में जगह दी। हालांकि यह पहले से भी भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और यह कोई पहला मामला नहीं है। बिल्किस के मामले में आपने देखा हत्यारों और बलात्कारियों को कैसे फूल मालाओं से सजाया गया, लड्डू खिलाए गए और किस तरीके से मोदी सरकार ने गुजरात में चुनाव के दौरान इनसे चुनाव प्रचार करवाया गया और किस तरीके से मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने हत्यारों और बलात्कारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से झूठ बोल दिया, फ्रॉड कर दिया। ये एक मामला प्रधानमंत्री मोदी
उनकी सरकार और उनकी पार्टी के चरित्र को समझने के लिए काफी होना चाहिए। जब एक सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से फ्रॉड कर सकती है, झूठ बोल सकती है, तो फिर इनके चहेते सांसद ब्रजभूषण सिंह पर तो खाली छेड़खानी करने का आरोप ही लगा था। महिला खिलाड़ियों की सांस चेक करने के बहाने छाती पर हाथ फेरने का ही आरोप लगा था। तो यदि दोष सिद्ध बलात्कारियों को, हत्यारों को बचाने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड किया जा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर ऐसे लोगों की नजर में महिला पहलवानों की छाती पर हाथ फेर देना कौन सा अपराध हो सकता है? कैसे अपराध हो सकता है? इसके अलावा जो लोग बसपा सांसद दानिश अली को सरेआम संसद भवन में भाजपा सांसद द्वारा दी गई गालियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब भाजपा का विधायक टी राजा न जाने कितने मुकदमे उसके सर पर लादे हुए हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को मुंह चिढ़ा रहा है, भाजपा बार बार उसे बुलाकर विधायक बना रही है, बलात्कारियों और हत्यारों को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड कर रही है, तो फिर भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी ने तो खाली गालियां दिया था, उन्हें राजस्थान चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं दी जानी चाहिए? इसीलिए भाजपा ने लगातार इन लोगों को सम्मानित किया है। और इंतजार करिए, अभी वाराणसी के मामले में बीजेपी आईटी सेल के जो 3 गुर्गे पकड़े गए हैं, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जिन्होंने आधी रात को दुष्कर्म किया कथित रूप से, बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाया, ये लोग भी बहुत जल्द छूटकर बाहर आएंगे तथा इन्हें वाराणसी से निकालकर उत्तर प्रदेश या फिर देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े पद पर भी पहुंचाया जा सकता है। तभी तो नीचे के गुर्गों को यह भरोसा मिलेगा कि वो है तो मुमकिन है, वो कुछ भी करेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा, हमें इनाम ही मिलेगा। इंतजार करिए और इन बातों को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आईटी सेल के उन 3 गुर्गों को बाहर निकाला जाए और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। भाई इतने सालों तक उन्होंने गाली देने की ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग का लाभ भी तो मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यह अलग बात है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देने वाली सरकार देश भर में विकसित भारत यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा में सरकारी अधिकारियों को लगाया गया है। प्रचार हो रहा है सरकार के कार्यों का और लिखा जा रहा है मोदी सरकार। यही विकसित भारत यात्रा जब महाराष्ट्र में पहुंची है तो वहां जागरूक जनता ने इसकी खटिया खड़ी करनी शुरू कर दी है। एक वीडियो सामने आया है, इसे कांग्रेस ने शेयर किया है और लिखा है कि देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, इसका विरोध लोग कर रहे हैं, जनता नाराज है और सवाल पूछ रही है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल एक व्यक्ति और एक पार्टी के प्रचार के लिए क्यों किया जा रहा है? अगर योजनाएं भारत सरकार की हैं तो फिर रथ पर मोदी सरकार की गारंटी क्यों लिखा हुआ है? भारत सरकार के पैसे से मोदी सरकार का प्रचार क्यों? लोग अब बीजेपी का झूठ समझ चुके हैं, उनके खोखले और हवाई दावों से ऊब चुके हैं। 2024 में जनता बीजेपी को करारा जवाब देने जा रही है। अब यहां सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस के लोग इन मामलों पर कितना करारा जवाब दे रहे हैं। यह अलग बात है कि आज की तारीख में अकेली कांग्रेस ही है जो जवाब दे रही है, लेकिन क्या वो जवाब पर्याप्त हैं? क्या वो जवाब देश की जनता तक, नीचे तक पहुंच पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़े बड़े नामचीन वकील हैं, क्या ये सारे मामले जोर शोर से अदालतों में नहीं उठाए जाने चाहिए? आप कहेंगे कि अदालतों से निकलेगा क्या? तो निकलने की बात दूर की है, पहले तो ये मामले अदालतों में घसीटे जाने चाहिए कि जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। सोच कर देखिए, एक एक सेल्फी पॉइंट बनाने में 6,25,000 रुपए यानी 6.25 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और यह खर्चा वो रेलवे कर रहा है जिसने देश के बुजुर्गों का टिकट, उसमें जो रियायत मिलती थी उसको खत्म कर दिया। रेलवे ये सेल्फी पॉइंट लगा रहा है जिसने टिकटों को कई गुना महंगा कर दिया। इस तरह के मामले जब अदालतों में जाते हैं तो इस पर चर्चा होती है और जब चर्चा होती है तो लोगों के भीतर जागरूकता पैदा होती है, लोगों को जानकारी मिलती है कि हो क्या रहा है। बहरहाल जनता के खून पसीने की कमाई ऐसे ही बहाई जाती रहेगी, वो कमाई पूरी नहीं होगी तो दुनिया भर से कर्ज ले लिया जाएगा। अभी देश पर जो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है उसे बढ़ाकर 502 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन प्रचार थमने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि जनता का जो रिएक्शन महाराष्ट्र से देखने को मिला है, यही रिएक्शन हर जगह मिलता है या फिर लोग इसे 15 लाख वाले जुमले की तरह चुपचाप पचा लेते हैं। उधर मोदी सरकार की जांच एजेंसी ईडी दिन दुनी रात चौगुनी स्पीड से मेहनत कर रही है, काम कर रही है। लालू परिवार के मामले में मंगलवार को ईडी ने एक नई चार्जशीट दायर की है, जिसमें लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, यानी गोदी मीडिया को एक बार फिर से चारा पानी मिल गया है ताकि वो लोग कुछ दिन तक कूद फान करते रहे। अभी पिछले 1 महीने से बिहार की सरकार गिरा रहे थे, नीतीश कुमार को पलटी मरवा रहे थे, इंडिया गठबंधन में फूट डाल रहे थे और अब लालू परिवार को जेल भेजा जाएगा। इसके पहले अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को जेल भेज रहे थे। मगर यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को इस कदर मूढ़ समझती है, नासमझ मानती है कि देश के लोग कुछ भी नहीं जानते? 10 साल से यह सरकार चल रही है, यदि ये मामले निपटाने होते तो अब तक बहुत पहले निपट चुका होता। आखिर ये सब कुछ चुनाव से पहले ही क्यों देखने को मिलता है? क्या इस देश की जनता ये सब कुछ नहीं समझ रही है? और क्या तब भी नहीं समझ रही है जब
सेठ के मामलों में ईडी आंखें मूंद लेती है और तमिलनाडु के 2 गरीब किसानों को जो 1000 रुपया महीना पेंशन पर अपना पेट पालते हैं उन्हें समन भेज देती है और आरोप लगता है कि स्थानीय भाजपा नेता ने इन दोनों किसानों की जमीन पर कथित रूप से कब्जा किया है। ये लोग उसके खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, तो शायद इसीलिए इन किसानों को डराने के लिए और भाजपा नेता को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। क्या इसके बाद ईडी के चरित्र को समझने के लिए कुछ बाकी रह जाता है? हाल ही में आपने देखा पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी सुबह सुबह छापेमारी करने पहुंचे थे। भीड़ ने इन पर हमला कर दिया, कई अधिकारी घायल हो गए। ये पूरी तरह से गलत है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मगर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ईडी की इस टीम में वो अधिकारी भी शामिल था जिसके खिलाफ खुदे जांच चल रही है पहले से, जिसकी संपत्ति आय से लगभग 50 गुना अधिक बताई जाती है। यानी जो व्यक्ति खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है, जिसकी जांच संभवतः सीबीआई कर रही है, ईडी का वो अधिकारी दूसरे कथित भ्रष्टाचारी के यहां छापेमारी करने जाता है। यही तो नया भारत। और उसके बाद पिछले कुछ ही महीनों में राजस्थान से लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से ईडी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है, बदले की कार्रवाई देखने को मिली है, यह कहीं न कहीं इशारा है कि आने वाले दिनों में ईडी की छापेमारियों और उनके अधिकारियों को लेकर नफरत और बढ़ने वाली है। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि विपक्ष की सरकारों ने ईडी से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है और ईडी ऐसे ही यदि विपक्षी सरकारों को टारगेट करते रही तो आने वाले दिनों में सीन और खराब हो सकता है। वैसे 2024 के चुनाव तक बहुत सारी छापेमारियां, गिरफ्तारियां और चार्जशीट देखने को मिल सकती है। आप लोग बस टकटकी लगाकर देखते जाइए, लेकिन थोड़ी सी टकटकी बचाते हुए इधर भी देख लीजिए। यह है सुधीर चौधरी, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अब विख्यात है कि कुख्यात है, इसका फैसला आप लोग खुदे कर लीजिएगा। इनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखते हैं कि अयोध्या के ज्यादातर लोग शिक्षा, रोजगार, सड़क और विकास चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद नहीं। यानी सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग आपस में प्रेम के साथ रहना चाहते हैं, वो मंदिर और मस्जिद से ज्यादा शिक्षा, रोजगार, सड़क और विकास चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहीं हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी और का ट्वीट तो नहीं बता रहे हैं। जी नहीं, हम बिल्कुल सही हैं। इस ट्वीट के नीचे तारीख भी देख लीजिए। यह ट्वीट 24 सितंबर 2010 का है। उस समय सत्ता में कोई और था और उस समय सुधीर चौधरी संविधान के हिसाब से बात किया करते थे, जमीनी हकीकत को बयां किया करते थे, लोगों की बातें रखा करते थे। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि ये महाशय वही फर्जी राष्ट्रवादी हैं जो हर रोज मोदी भक्ति की परात लेकर भजन कीर्तन करते रहते हैं। 2010 में अयोध्या को लेकर इनके ख्यालात कुछ और थे। बाकी अब के ख्यालात क्या है तो आप जानते ही हैं। अब ये महाशय 2000 के नोट में नैनो चिप भी ढूंढ लेते हैं, जिहाद वाला चार्ट भी बना लेते हैं, बीजेपी हार जाए तो देश के नागरिकों को गरिया भी लेते हैं, मुफ्तखोर भी बता देते हैं, कामचोर भी बता देते हैं और यह भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री अपने खाने पीने का सारा खर्चा अपने जेब से करते हैं। हालांकि इस मामले पर हम किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, बहुत मजेदार मामला होगा। जब वीडियो आएगी तो देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि सत्ता बदली तो इन गोदी मीडिया के लपटझंडिसों का क्या होगा। मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर से कह दे रहा हूं, इनका कुछ नहीं होगा। ये सत्ता के अनुसार अपनी विचारधारा बदलते रहेंगे और अपना काम बदस्तूर जारी रखेंगे। पहले भी तलवे चाटते थे, अभी भी चाट रहे हैं और आगे भी चाटेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।